हेलो, हाय, राधे राधे ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं विशेंद्र फौजदार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए ब्रिटेन का जो संवैधानिक विकास चल रहा था उसके अंतर्गत ब्रिटिश न्याय व्यवस्था यानी ब्रिटेन की जो न्याय व्यवस्था है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था किस प्रकार की है, यह क्वेश्चन अधिकांश से पूछा भी जाता है कि ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था का वर्णन कीजिए और उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का उल्लेख करते हुए उसकी विशेषताओं का वर्णन भी कीजिए। तो ये इसीलिए हम इस क्वेश्चन को आपके लिए लेकर के आए। देखिए, ब्रिटिश न्याय व्यवस्था किसी भी शासन की कुशलता को आंकने की सबसे बड़ी कसौटी वहाँ की न्याय व्यवस्था होती है। यानी किसी भी देश के शासन की बात करें तो उसके शासन का पता उस देश की जो न्याय व्यवस्था होती है उससे पता चलता है। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था क्रमिक विकास का परिणाम है। यह ब्रिटेन की जो न्याय व्यवस्था है वो क्रमिक विकास का परिणाम है, क्योंकि उसका क्रमिक रूप से क्रमबद्ध रूप से कई लंबे समय बाद विकास हुआ है। आज भी वहाँ की न्याय प्रणाली पर सामंती युग की छाप देखने को मिलती है। यही सामंती प्रणाली की जो छाप है वो दिखाई देती है, क्योंकि उच्च जो वर्ग के लोग हैं उनकी न्याय व्यवस्था पर जो छवि है वो दिखाई देती है। अधिकांश कानूनों का स्रोत सामाजिक प्रथाएं या ब्रिटेन की परंपराएं रही हैं। यानी जो सामाजिक परंपराएं आप समय रहे हैं ब्रिटेन के, उनके द्वारा अधिकांश कानूनों का निर्माण हुआ है और जनता उन कानूनों या परंपराओं का पालन करती रही है। देखिए, ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं। इंग्लैंड अपनी स्वस्थ कानूनी व्यवस्था एवं उत्तम न्याय प्रणाली के लिए विश्वविख्यात रहा है। यानी न्याय व्यवस्था की बात करें तो वो कौन प्रसिद्ध है? इंग्लैंड। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो देखिए, पहली विशेषता है विधि का शासन। इंग्लैंड में विधि का शासन है। यही इंग्लैंड में कानून के शासन या विधि के शासन को अपनाया गया है। यहाँ ये बात करें इंग्लैंड में तो सर्वोच्च स्तर पर शासन के कौन है? इंग्लैंड का कानून या विधि है। विधि अथवा कानून का शासन ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। फ्रांस और अन्य महाद्वीपीय देशों के समान ब्रिटेन में प्रशासनिक कानून पद्धति नहीं है। यानी कोई प्रशासनिक कानून नहीं बनाए गए हैं कि सरकार द्वारा वहाँ पर कोई अधिकांश कानून बनाए गए हों। इंग्लैंड में सरकारी कर्मचारियों और गैर सरकारी और साधारण व्यक्तियों के लिए एक ही प्रकार के कानून और न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रखे गए हैं। यानी इंग्लैंड में सरकारी कर्मचारी हो या गैर सरकारी कर्मचारी या साधारण व्यक्ति कोई भी हो, सभी के लिए एक ही प्रकार के कानून और न्यायालय क्षेत्र बनाए गए। डाइसी कहता है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री से लेकर एक साधारण सिपाही या कर संग्रहकर्ता तक प्रत्येक अधिकारी किसी भी अन्य नागरिक की तरह अपनी गैर कानूनी कार्रवाइयों के लिए जिम्मेदार होता है। तो देखिए, दूसरी विशेषता न्यायपालिका की स्वतंत्रता। यानी ब्रिटेन की जो न्यायपालिका है वो कैसी है? स्वतंत्र है। यानी वो किसी के अधीन कार्य नहीं करती है। ब्रिटिश न्यायपालिका अपने कार्य में स्वतंत्र है। उसकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कई उपाय किए गए हैं या कुछ नियम या कानून ऐसे बनाए गए हैं जिससे ब्रिटेन की न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता बनी रह सके। न्यायाधीशों की नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट द्वारा की जाती है। यानी ब्रिटेन के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? ब्रिटेन का सम्राट करता है। और जबकि भारत में बात करें तो भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। न्यायाधीशों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है। यानी जो भी न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं वो उनकी योग्यता के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। इनकी नियुक्ति दलबंदी से परे होती है। यानी उन पर किसी भी दल का कोई प्रभाव नहीं होता। इसी प्रकार भारत में भी किसी भी दल का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय। अधिकतर न्यायाधीश अनुभवी और सुप्रसिद्ध बैरिस्टरों या वकीलों में से लिए जाते हैं। यानी जिनको अधिकतर लंबा अनुभव हो और प्रसिद्ध वकील हों, उनमें से वो न्यायाधीश बनाए जाते हैं। उनकी पदावधि सुरक्षित रहती है। यानी उनका जो कार्यकाल है वो सुरक्षित है। कोई ये नहीं कि वो निश्चित समय के लिए उनको बनाया जाए। उनकी नियुक्ति जीवन पर्यंत के लिए की जाती है। यानी आजीवन न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और वे आजीवन अपने पद पर बने रहते हैं। वे यानी अपने पद पर आजीवन बने रहते हैं जब तक उनका आचरण खराब ना हो या उन पर कोई सिद्ध कदाचार का आरोप नहीं लगे। कार्यपालिका उन्हें अपनी इच्छानुसार पदच्युत नहीं कर सकती, यानी पद से नहीं हटा सकती है। किसी भी न्यायाधीश को केवल तभी हटाया जाएगा जब संसद के दोनों सदन इस संबंध में सिफारिश करें। यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा, ब्रिटेन के जो संसद के जो दोनों सदन हैं, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा, तो उनके द्वारा अगर इस संबंध में सिफारिश की जाए तो न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन दिया जाता है। न्यायाधीश होते हैं ब्रिटेन के, उनको पर्याप्त वेतन मिलता है ताकि वे रिश्वत लेने के लोभ से बचे रहें। यानी उतनी तनख्वाह दी जाती है ताकि वो रिश्वत नहीं ले, उनका जीवन यापन अच्छी तरह से हो सके।
अंत में उनके कार्यकाल में उनकी सेवा शर्तों में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिससे उन्हें हानि हो, यानी उनकी सेवा शर्तें कम भी नहीं की जाती हैं। उपयुक्त प्रावधानों के कारण न्यायाधीश निर्भीकता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ न्याय करते हैं, क्योंकि उन पर जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उसके आधार पर वो निष्पक्ष रूप से न्याय कर सकते हैं। उन पर किसी भी प्रकार का, किसी भी दल का कोई दबाव नहीं होता है। अब देखिए तीसरा है जूरी पद्धति। ब्रिटिश न्याय प्रणाली की एक अन्य प्रमुख विशेषता जूरी प्रथा है। जूरी पद्धति का अर्थ न्याय व्यवस्था में साधारण नागरिकों को शामिल करना, यानी जो न्याय प्रणाली है ब्रिटेन की उसमें जूरी पद्धति के अंतर्गत साधारण नागरिकों को शामिल किया जाता है। जूरी के सदस्य अपने अनुभव और सामान्य ज्ञान के आधार पर निर्णय करते हैं कि तथाकथित अपराधी दोषी है या निर्दोष। इंग्लैंड में जूरियों का प्रयोग फौजदारी और दीवानी दोनों प्रकार के मुकदमों में किया जाता है, या दीवानी मामले हों या फौजदारी विवाद हों, उन दोनों में जूरी का उपयोग किया जाता है। जूरी की व्यवस्था से न्याय की निष्पक्षता और बढ़ जाती है, क्योंकि जूरी के सदस्य न केवल कार्यपालिका बल्कि न्यायपालिका से भी स्वतंत्र रहते हैं। ना तो वो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, ना न्यायपालिका के सदस्य होते हैं, बल्कि उनसे स्वतंत्र रहते हैं। वे प्रत्येक मामले में स्वविवेकानुसार निर्णय देने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। वो किसी के दबाव में निर्णय नहीं देते हैं, क्योंकि उनको जब जूरी के सदस्य हैं वो साधारण नागरिक या जनता में से लिए जाते हैं। चौथी विशेषता है संसद की सर्वोच्चता, यानी ब्रिटेन में संसद को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। और भारत के संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में कौन सर्वोच्च है? भारत का जो संविधान है उसको सर्वोच्च माना गया है। तो इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है। इसका आशय है कि अमेरिका और भारत के समान ब्रिटेन में न्यायालय को न्यायिक समीक्षा और पुनरीक्षा की शक्ति नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन के जो न्यायालय हैं वो अपने मामलों पर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकते हैं जिस प्रकार अमेरिका और भारत में करते हैं। ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता। यानी ब्रिटेन के जो न्यायालय हैं वो संसद अगर कोई कानून बनाती है तो उसे अवैध घोषित नहीं कर सकते हैं, जबकि भारत में अगर संसद द्वारा कोई ऐसा कानून हो जो देश के हित में नहीं है तो उसे न्यायपालिका द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है। असंहिताबद्ध कानून, यानी ब्रिटेन के जो कानून है वो असंहिताबद्ध हैं, यानी अधिकांश कानून लिखे गए नहीं हैं। ब्रिटिश कानून न्याय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता वहाँ कानून का अधिकांश भाग संहिताबद्ध नहीं है, क्योंकि उनको लिखा नहीं गया। इंग्लैंड की न्याय पद्धति कॉमन लॉ यानी सामान्य कानून और स्वाभाविक न्याय पर आधारित रही है, यानी जनता ने जो भी अपने नियम बनाए, कानून बनाए, उन्हीं का पालन बिना लिखित रूप में सामान्य जनता करती रहती है। इंग्लैंड का अधिकांश कानून असंहिताबद्ध है। कहने का अभिप्राय कि कदापि नहीं है कि वहाँ संहिताबद्ध कानून का अस्तित्व नहीं, ये नहीं कि वहाँ पर कोई कानून लिखित भी रूप में नहीं बनाया गया हो। संसद द्वारा पारित अधिनियम और प्रत्यायोजित विधि निर्माण के अंतर्गत निर्मित कानून संहिताबद्ध हैं, यानी कुछ कानून ऐसे भी हैं जो संसद द्वारा बनाए गए हैं जिनको लिखित रूप में रखा गया है। छठवां पॉइंट है एक सी न्याय पद्धति का अभाव, यानी ब्रिटेन में जो न्याय पद्धति है वो एक सी प्रकार की नहीं है। ब्रिटिश न्याय प्रणाली की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि देश के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग न्याय पद्धति प्रचलित है। इंग्लैंड और वेल्स में तो एक सी पद्धति है, लेकिन स्कॉटलैंड में न्यायालयों का संगठन अलग प्रकार का है। उत्तरी आयरलैंड में जो अभी भी ग्रेट ब्रिटेन में शामिल है, न्याय पद्धति इन सबसे सर्वथा भिन्न है, किंतु सन 1863 से 1876 के बीच न्याय व्यवस्था में सुधार करने के लिए कानून पारित किए गए। उनके द्वारा न्यायालयों का पुनर्गठन किया गया और देश के समस्त न्यायालयों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया। फलतः अब केवल जस्टिस ऑफ पीस के न्यायालयों को छोड़कर प्राय सभी न्यायालय एक सूत्र में बंध गए हैं तथा न्यायालयों के क्षेत्राधिकार संबंधी भी कठिनाइयाँ दूर हो गई हैं जो पहले थी। यानी ब्रिटेन की जो जस्टिस ऑफ पीस के जो न्यायालय हैं उनको छोड़कर के सभी न्यायालय एक सूत्र में आ गए हैं और उनके जो क्षेत्राधिकार में संबंधी कठिनाइयाँ जो दूर हो गई जो पहले स्थापित की गई थी। क्योंकि निर्दोषता की मान्यता, अंग्रेजी में कहावत है कानून की अनभिज्ञता माफ़ी का आधार नहीं होती है, यानी अगर किसी को कानून का ज्ञान नहीं है तो उसको माफ़ नहीं किया जा सकता। अर्थात कोई भी अभियुक्त अपने बचाव में यह दलील नहीं दे सकता कि वह यह नहीं जानता था अमुक कार्य एक दंडनीय अपराध है। यानी अगर किसी को न्यायालय के बारे में जान नहीं है तो वो क्या है, एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। न्यायालय यह मानकर चलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सभी कानूनों को न केवल जानता है बल्कि समझता भी है, पर साथ ही न्यायालय अभियुक्त की निर्दोषता में विश्वास रखते हैं। जब तक अभियुक्त पर लगाए गए आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक उसे निर्दोष समझा जाता है। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का एक आधारभूत सिद्धांत यह है कि चाहे 10 अपराधियों को अपने कुकृत्य
या बुरे कार्य के लिए दंड ना मिल पाए, लेकिन एक भी निर्दोष व्यक्ति को कभी दंडित नहीं किया जाना चाहिए। ये ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। 8वीं विशेषता है निःशुल्क कानूनी सहायता एवं परामर्श। प्राय यह कहा जाता है कि न्यायालय के द्वार सभी के लिए खुले हैं, किंतु यह तभी संभव है जब हर व्यक्ति इतना सामर्थ्य रखता हो कि वह वकीलों की सेवाएं हासिल कर सके। क्या, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को वकील की जो सुविधाएं वो हासिल हो जाए। निर्धनों के लिए न्याय के समझ समता का कोई मूल्य नहीं है। जैसे भारत में न्याय की समझ समानता दी गई है, वैसा वहाँ पर नहीं है। इसीलिए 1949 में एक अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई कि गरीब लोग निःशुल्क या मामूली शुल्क देकर वकीलों की सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। तो ये 1919 में एक अधिनियम या कानून लाया गया था। कानूनी सहायता योजना लॉ सोसाइटी की देखरेख में चल रही है। इस सोसाइटी को सरकारी कोष से एक निश्चित धनराशि इसी कार्य के लिए दी जाती है। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की एक अन्य विशेषता वकीलों की द्वैत व्यवस्था है। प्रथम श्रेणी के में विधि संबंधी परामर्श देने वाले अधिवक्ताओं को रखा जाता है। इन्हें सॉलिसिटर अटॉर्नी भी कहा जाता है। सॉलिसिटर जनरल या अटॉर्नी भी इनको कहा जाता है। द्वितीय श्रेणी में बैरिस्टरों को रखा जाता है, यानी वकीलों को रखा जाता है। ये सॉलिसिटर द्वारा तैयार विषयों को न्यायालय में उपस्थित करते हैं। यानी सॉलिसिटर द्वारा जो भी विषय बनाए जाते हैं उनको न्यायालय के समक्ष पेश करने का अधिकार किसका होता है? बैरिस्टर का। एवं वादी के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं जिसे विवाद दायर किया है। सॉलिसिटर अदालतों में भाग नहीं लेते। लॉर्ड एल्साम ने दोनों में प्रमुख अंतर इस प्रकार बताया। सॉलिसिटर सारा दिन अपनी मेज पर बैठकर काम करता है। वह अपने स्टाफ से काम लेता है, अपने मुवक्किलों से साक्षात्कार करता है, पत्र लिखवाता है। बैरिस्टर को स्वयं मुक्त रखता है ताकि जब कोर्ट उसे बुलाए वह उसके समक्ष हो सके। एक व्यवसाय का एक आदमी होता है और तो दूसरा काफ़ी हद तक एक कलाकार और विद्वान भी होता है। ये ब्रिटेन के वकीलों और बैरिस्टरों और सॉलिसिटरों की विशेषताएं। अगली विशेषता है न्याय व्यवस्था का वर्गीय सुझाव। एलन बॉन्ड के अनुसार मजिस्ट्रेट के ऊपर के ब्रिटिश न्यायाधीश बैरिस्टरों में चुने जाते हैं। तदनुसार वे उच्च मध्यम वर्ग के और अनुदार पृष्ठभूमि के होते हैं। अधिकांश न्यायाधीश ऐसे व्यक्ति हैं जो पब्लिक स्कूलों में पढ़े हों, जिन्होंने कभी यह नहीं जाना कि भूख और गरीबी क्या होती है। इसीलिए लॉस्की कहता है मजदूरों व आम लोगों से उन्हें सहानुभूति हो ही नहीं सकती। मार्क्सवादियों के अनुसार ब्रिटिश न्यायाधीश कानूनों की व्याख्या इस प्रकार करते हैं जिससे निजी संपत्ति पर कोई आँच ना आए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी आपको समस्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे में FB लिंक दे रखी है या फेसबुक लिंक दे रखी है, उस पर भी आप हमको संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक भी है उसमें और इंस्टाग्राम भी लिंक भी दे रखी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।